हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। जो आज का अपना चैप्टर है वो रहेगा त्रिकोणमिति। कक्षा 10 की हम गणित पढ़ रहे थे, जिसमें हमने एक चैप्टर प्रायिकता नाम से था, उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। उसके वीडियो जो आपको चैनल पर अवेलेबल मिल रहे हैं। अब हमारा जो अगला चैप्टर है वो है त्रिकोणमिति। ठीक है ना, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत ही प्यारा चैप्टर है और बहुत ही इजी है, समझने के दृष्टिकोण से बहुत इजी और आसान चैप्टर है। तो सबसे पहले त्रिकोणमिति का अर्थ क्या है, त्रिकोणमिति जो शब्द है वो क्या है, उसका जो अर्थ है वो क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, एक त्रिभुज जब होता है तो उस त्रिभुज के कोण व भुजाओं के बीच का जो संबंध होता है, कोण और भुजाओं के बीच का संबंध, ध्यान रखना, किसी त्रिभुज के कोण और उसी की भुजाओं के बीच का जो संबंध होता है उसी को हम त्रिकोणमिति से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर यहां से एक शब्द आता है त्रिकोणमिति अनुपात। एक शब्द आता है त्रिकोणमिति अनुपात। अब ये त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है, उसी त्रिभुज की भुजाओं व कोण के बीच का संबंध दिखाने के लिए जिन हम आंकड़ों का प्रयोग करते हैं वही हमारा क्या कहलाता है, त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। बहुत इजी है। त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ आपको आना चाहिए और त्रिकोणमिति अनुपात आपको पता होना चाहिए। अब होता क्या है, कैसे होता है, ये देख लीजिए थोड़ा सा आगे। ठीक है, सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज लेते हैं। ये एक समकोण त्रिभुज है जिसका हम नाम दे देते हैं ए, बी और सी। और बी आपको पता है 90 डिग्री है, यानी समकोण है। बी क्या है, 90 डिग्री, और बी हो गया समकोण। अब आप जानते होंगे समकोण त्रिभुज के अंदर 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है, कर्ण। हमेशा ही क्या होती है, कर्ण। एक त्रिभुज में 3 भुजाएं रहती है समकोण त्रिभुज के अंदर। जब एक समकोण त्रिभुज की हम बात करते हैं तो उसमें 3 चीजें होती है, एक कर्ण होता है, एक लंब होता है और एक आधार होता है। तो सबसे पहले आप कर्ण को डिसाइड करोगे। और कर्ण कैसे डिसाइड करोगे, जो 90 डिग्री कोण दिया गया है उस 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है वो हमेशा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। तो कर्ण का काम यहां से खत्म हो गया। अब बच गए आपके पास लंब और आधार, 2 चीजें, एक लंब हो गया, दूसरा आधार। अब इनमें कौन सा लंब होता है और कौन सा आधार होता है, आप अगर जनरली पढ़ते हो तो इन दोनों में से एक को लंब और एक को आधार मानते हैं। जो खड़ी भुजा है वो लंब कहलाती है और जो ये क्षैतिज रेखा है वो आधार कहलाती है। लेकिन त्रिकोणमिति का जब हम अध्ययन करते हैं, जब इस चैप्टर का अध्ययन करते हैं, तब हम ऐसा नहीं मान सकते। तब हमें क्या करना होता है कि 90 के साथ साथ हमें एक कोण दिया जाता है, हमें एक कोण दिया जाता है जिसको हम मानते हैं थीटा, जिसको क्या कहते हैं हम, थीटा। अगर मान लीजिए थीटा कोण आपको ये दिया गया है, जो सी है वो कोण दिया गया है, यानी जो सी है वो थीटा दिया गया है, तो थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है, लंब। यानी दिया गया जो कोण है न्यून कोण, उस न्यून कोण के सामने वाली भुजा हमेशा क्या कहलाती है, लंब कहलाती है, और बची हुई भुजा आधार हो गई। अगर यहाँ पे सी की बजाय आपको ए थीटा दिया जाता, सी की बजाय अगर ए थीटा दिया जाता तो लंब आपका बी सी होता। क्लियर है। अब इस त्रिभुज में ए सी आपका कर्ण हो गया, बी सी आपका आधार हो गया और ए बी जो है वो आपका लंब हो गया। क्लियर है स्टूडेंट्स। आप एक समकोण त्रिभुज के बारे में समझ चुके होंगे। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण कहलाती है और थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा लंब कहलाती है, और बची हुई एक भुजा जो रह गई वो आपका आधार हो जाती है। ठीक है, ये तो थी समकोण त्रिभुज के बारे में जनरल सी चीजें। ठीक है, अब इन तीनों भुजाओं का और इस कोण के साथ जो संबंध होता है, इन तीनों भुजाओं का इस थीटा कोण के साथ जो संबंध होता है वही आपके त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाते हैं। वही आपके क्या कहलाते हैं,
त्रिकोणमितीय अनुपात। तो इसको ध्यान से समझते हैं। देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात हैं कौन कौन से? त्रिकोणमितीय अनुपात ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, त्रिकोणमिति को अंग्रेजी में ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। ठीक है बेटा। इसके देखो कौन कौन से, एक आता है साइन, एक होता है कोस, ठीक है, उसके बाद होता है टेन, उसके बाद होता है कोट, उसके बाद होता है सेक और उसके बाद होता है कोसेक। इन सब के साथ मैंने थीटा लगाया है। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ये जो साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक शब्द है ये तो त्रिकोणमितीय अनुपात है। और थीटा ये त्रिभुज में जो दिया गया था वो था हमारा। ठीक है। अब इनके जो मान है, यानी ये तो आपके थीटा हो गए, इनका एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं के साथ संबंध आपको ज्ञात करना है। तो संबंध किस प्रकार से ज्ञात करोगे, उसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला होता है जिसको कहते हैं लाल बट्टा कक्का। लाल बटे कक्का, ठीक है ना। एक छोटा सा फॉर्मूला होता है जिसको लाल बटे कक्का कहते हैं। यहाँ एल का मतलब लंब से है, एल का मतलब लंब से है, ए का मतलब आधार से है और के का मतलब आपका कर्ण से। ठीक है बच्चों, लंब, आधार और कर्ण। तो सबसे पहले देखो साइन थीटा आया था। आपको ये साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक इसी क्रम में याद होनी चाहिए। सबसे पहले साइन आया था और इधर सबसे पहले एल बटा के आया था। साइन थीटा के बराबर आ गया एल बटा के। 2 नंबर पे आता है ए बटा के, ये आएगा कोस के बराबर। 3 नंबर पे आता है एल बटा ए, ये आएगा टेन के बराबर। 3 आ गए। अब वापस यहीं से स्टार्ट कर दो, लेकिन उल्टे स्टार्ट कर दो। यहाँ एल बटा ए लिखा था, अगर ए बटा एल लिखो, ए बटा एल, फिर लिखो के बटा ए और फिर लिखो के बटा एल। ठीक है बच्चा। अब ये कैसे लिखे इनको एक बार फिर से समझ लो। ये हमने क्या लिखा, लाल बटे कक्का। सबसे पहले एल बटा के, साइन के सामने लिख दिया। मैंने कहा था साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक आपको इसी क्रम के अंदर याद होने चाहिए। तो सबसे पहले एल बटा के था साइन के सामने, फिर ए बटा के कोस के सामने, एल बटा ए टेन के सामने, फिर यहीं से वापस उल्टे स्टार्ट कर दो, ए बटा एल, के बटा ए और के बटा एल। अब इनका मतलब क्या है वो समझते हैं। एल का मतलब लंब है, के का मतलब कर्ण है। लंब बटा कर्ण क्या हो गया, लंब बटा कर्ण। यानी जब लंब और कर्ण की बात हो, इस भुजा और इस भुजा की बात, लंब और कर्ण की अगर बात होती है तो वहां संबंध कौन दर्शाता है, साइन थीटा। अगर बात आधार बटा कर्ण की हो, बात अगर आधार बटे कर्ण की हो तो वहां संबंध कौन दर्शाता है, कोस थीटा। इसी प्रकार बात अगर लंब बटे आधार की हो तो वहां संबंध दिखाता है टेन थीटा। इसी प्रकार अगर बात आती है आधार बटे लंब तो इसका जो संबंध है कोट दिखाता है। इसी प्रकार कर्ण बटा आधार का जो संबंध है सेक दिखाता है और इसी प्रकार कर्ण बटे लंब का जो संबंध है वो कोसेक दिखाता है। क्लियर है बच्चों, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। इसके पश्चात ध्यान रखना, साइन में एल बटा के और कोसेक में के बटा एल, दोनों एक दूसरे के विपरीत है, यानी लंब बटा कर्ण और कर्ण बटा लंब। तो यहां से हमेशा याद रखना साइन किसके उल्टा होता है, कोसेक के उल्टा। यानी साइन थीटा बराबर आप क्या लिख सकते हो, 1 बटा कोसेक थीटा लिख सकते हो। ठीक है ना। यानी साइन थीटा बराबर आप 1 बटा कोसेक थीटा लिख सकते हो, या फिर आप ये कह सकते हो कि कोसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा होता है। ये सूत्र आपको याद होना चाहिए। साइन कोसेक के उल्टा था, कोसेक साइन के उल्टा होता है। यानी साइन को 1 बटा कोसेक कह सकते हैं और कोसेक को 1 बटा साइन कह सकते हैं। यहाँ आधार बटे कर्ण है, यहाँ कर्ण बटे आधार है। यानी कोस किसके उल्टा होता है, सेक के उल्टा होता है। यानी आप लिख सकते हो कोस थीटा बराबर 1 बटे सेक थीटा, या फिर आप कह सकते हो सेक थीटा बराबर 1 बटा कोस थीटा। क्लियर है बच्चों, बहुत ही इजी थ्योरी है।
नए के बराबर थ्योरी है, कुछ भी नहीं है, 1-2 पेज की थ्योरी है। उसको कंप्लीट जैसे ही करोगे पूरी प्रश्नावली आपकी अंगुलियों पे हो जाएगी। सबसे इजी प्रश्नावली है गणित की। उसके बाद देखो लंब बटा आधार, आधार बटा लंब। टेन किसका उल्टा होता है? कोट का। यानी आप लिखोगे टेन थीटा बराबर 1 बटा कोट थीटा, और कोट थीटा बराबर आप लिखोगे 1 बटा टेन थीटा। ठीक है बच्चों, कुछ भी नहीं था इसमें। हमने क्या पढ़ा? देखो त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है? त्रिभुज की भुजाओं और उसके जो कोण है उनके बीच का जो संबंध होता है वही त्रिकोणमिति अनुपात कहलाता है, वही त्रिकोणमिति है सारा कुछ। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज के अंदर 90 के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, एक थीटा दिया जाता है, थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, और बची हुई भुजा को हम आधार से रिप्रेजेंट करते हैं। इतना करने के बाद आपको 6 त्रिकोणमिति अनुपात याद करने हैं, वो भी इसी क्रम में, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक, और इनकी भुजाओं के साथ संबंध देखने हैं। और इतना देखने के पश्चात आपको ये थोड़ी सी चीजें ध्यान रखनी है कि साइन और कोसेक एक दूसरे के उल्टे होते हैं, कोस और सेक एक दूसरे का उल्टा होता है, और टेन और कोट एक दूसरे का उल्टा होता है। क्लियर है बच्चों? इतना करने के बाद एक आती है त्रिकोणमिति सारणी। त्रिकोणमिति सारणी। अब त्रिकोणमिति जो सारणी है उसकी जरूरत हमें क्यों पड़ेगी? वो इसलिए पड़ेगी कि मान लीजिए यहाँ से साइन थीटा, कोस थीटा या टेन थीटा वगैरह दे दिए, इनकी वैल्यूज दे दी, तो इनके मान कहाँ से आएंगे? थीटा का मान, कहीं थीटा आपको 30 डिग्री देगा, कहीं थीटा 45 मिलेगा, कहीं थीटा 60 मिलेगा, कहीं 90 मिलेगा, तो इनके मान कहाँ से आएंगे आपके पास? यानी ये कोण अगर दे दिया तो इनके मान कहाँ से लिखोगे, वही हम ज्ञात करने वाले हैं। देखो आप एक अच्छी सी सारणी बना लोगे इस प्रकार से। इधर लिख लोगे साइन थीटा, लिख लिया। उसके नीचे लिखोगे कोस थीटा, उसी क्रम में चलना है। उसके नीचे लिखोगे टेन थीटा, उसके नीचे लिखोगे कोट थीटा, फिर लिखोगे सेक थीटा, और फिर लिखोगे कोसेक थीटा। बहुत इजी सारणी है, आपको आनी चाहिए। यहाँ लिखोगे 0 डिग्री, यहाँ लिखोगे 30 डिग्री, यहाँ लिखोगे 45 डिग्री, यहाँ लिखोगे 60, और यहाँ लिखोगे 90 डिग्री। आपको 90 तक के मान चाहिए। साइन में भी तो 0 से 90 तक के मान चाहिए, कोस में भी 0 से 90 के मान चाहिए, टेन कोट सब में 0 से लेकर 90 तक के मान आपको चाहिए। तो सबसे पहले क्या करोगे, आपको ये कॉलम काउंटिंग करनी है। कितने कॉलम है? 1 2 3 4 और 5। तो 0 से संख्या लिखनी स्टार्ट कर दो। ये रफली काम है, ये बेटा सिर्फ समझाने के लिए। 0 1 2 3 और 4, 5 संख्याएं हो गई। अब साइन के मान निकालना बता रहा हूं मैं आपको। साइन के जो मान है वो कैसे निकलते हैं। आपने 0 से लेकर 4 तक संख्याएं लिख दी, सभी कॉलम को संख्याएं मिल गई। अब क्या कर दो, सभी संख्याओं में 4 का भाग दे दो। सभी संख्याओं में 4 का भाग दे दो। दे दिया। 4 का भाग देने के पश्चात आप देखो कुछ संख्याएं कट रही है क्या? 0 में 4 का भाग दोगे 0 आएगा। 1/4 नहीं कटेगा। 2/4 को अगर काटोगे 1/2, 3/4 नहीं कटेगा, 4/4 कट के कितना आएगा? 1। अब इनका वर्गमूल ले लो। ठीक है, ध्यान रखना 0 से 4 तक संख्याएं लिखी, 4 का भाग दिया, भाग दे के काट दिया, और काटने के बाद वर्गमूल लेना है। क्या करना है? वर्गमूल। 0 का वर्गमूल 0, 1/4, 1 का वर्गमूल 1 होता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है। आपको याद होना चाहिए वर्ग और वर्गमूल, वर्ग और वर्गमूल कैसे? 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है। इसी प्रकार 1 का वर्गमूल 1 होता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है, 3 का वर्गमूल 9 का वर्गमूल 3 होता है। ध्यान रखना, होता है वो तो ठीक है, लेकिन जिनका वर्गमूल आप 3 का वर्गमूल पूछ ले आपसे तो 3 का वर्गमूल नहीं होता। तो यहाँ पे 3 का वर्गमूल क्या होगा? √3। जिन संख्याओं का वर्गमूल नहीं होता उन पे वर्गमूल का चिन्ह लग जाता है। ये जो रूट होता है वो वर्गमूल का चिन्ह होता है। ठीक है बच्चों, 1/2, 1 का वर्गमूल 1, 4 का 2। इधर 1/2 है, 1 का वर्गमूल 1, 2 का वर्गमूल नहीं होता, तो 2 का वर्गमूल नहीं होता, 2 का क्या होगा? 1/√2। 3 का वर्गमूल नहीं होता, √3। 4 का वर्गमूल 2, 1 का वर्गमूल 1।
बताओ बच्चों एक चीज, क्या साइन के मान में कोई दिक्कत है? अगर साइन के मान में दिक्कत है तो पूरी सारणी में दिक्कत रहेगी। अगर साइन के मान में कोई दिक्कत नहीं है तो पूरी सारणी में कहीं भी दिक्कत नहीं आने वाली। साइन का मान फिर से बता रहा हूँ, 0, 1, 2, 3 और 4, पांच संख्याएं लिख दी, सभी में 4 का भाग दे दिया। फिर संख्याओं को आपस में अगर कट रही है तो काट दिया, काटने के बाद इन संख्याओं का वर्गमूल लिया, वही हमारे साइन के क्या है, मान। अब आपसे पूछे साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, तो साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है। आपसे कोई पूछे साइन 30 डिग्री का मान तो 1/2 होता है। अब आपसे पूछे साइन 45 डिग्री का मान तो 1/√2 होता है। साइन 60 का मान √3/2 होता है। साइन 90 का मान 1 होता है। ठीक है बच्चों, साइन के मान आप निकालने के बाद पूरी सारणी आपको अंगुलियों में याद हो जाएगी। सारा कुछ भी नहीं करना। ये जो कोस के मान निकालने हैं, किसके मान निकालने हैं, अब आपको कोस के मान निकालने। कोस का मान निकालने के लिए साइन के जो लास्ट के मान उनको पहले लिख दो और पहले वालों को लास्ट में लिख दो, यानी उल्टा लिखना। यहाँ से स्टार्ट करो। 90 का जो मान था वो 1 था, फिर था √3/2, फिर था 1/√2, फिर था 1/2 और फिर है 0। यानी जो साइन के मान थे उनको पीछे की साइड से लिखना स्टार्ट किया और आपको किसके मान मिल गए, कोस के मान मिल गए बच्चों। यानी साइन के मान को पीछे से लिखना स्टार्ट किया, आपको किसके मान प्राप्त हो गए, कोस के मान प्राप्त हो गए। ठीक है बेटा, इतना करने के बाद आपको एक छोटा सा सूत्र याद रखना है कि जो tan थीटा होता है उसका सूत्र होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा। tan थीटा का सूत्र होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा। यानी साइन थीटा की वैल्यू में अगर कोस थीटा की वैल्यू का भाग दिया जाता है तो किसका मान आता है, tan थीटा का। तो सबसे पहले 0 में 1 का भाग देंगे, 0/1, और 0 में 1 का भाग देंगे तो उत्तर आएगा 0, और वही किसका मान होगा, tan का। फिर 1/2 के अंदर भाग देंगे √3/2 का, तो 2 से 2 कट गया, बच गया 1/√3, तो ये होगा tan 30 का मान। 1/√2 में 1/√2 का भाग देंगे, सारा कुछ कट जाएगा, उत्तर आएगा 1। इसी तरह 2 से 2 कट गया, बचा √3/1। कितना बचा, √3/1। तो किसी संख्या में 1 से भाग देने पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो √3। अब 1 के अंदर 0 का भाग देंगे, ध्यान रखना 1 में 0 का भाग देते हैं तो अनंत आता है। क्या आता है, अनंत। किसी भी संख्या में अगर 0 से भाग दिया जाता है तो अनंत आता है, और 0 में किसी संख्या से भाग दिया जाता है तो हमेशा शून्य ही आता है। अनंत का जो साइन होता है वो ये वाला होता है बेटा, लेटा हुआ जो 8 है वो अनंत का साइन होता है, और इंग्लिश में इसको लिखते हैं इन्फिनिटिव या इनफाइनाइट। ठीक है, अनंत। ठीक है, tan के मान को पीछे की साइड से लिखना स्टार्ट कर दो, किसके मान आ जाएंगे, कोट के मान आ जाएंगे। अनंत, √3, 1/√3 और 0। ठीक है बच्चों, फिर आता है सेक थीटा। मैंने पीछे ही बताया था सेक थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, 1/कोसेक थीटा, सॉरी 1/कोस थीटा। सेक थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 1/कोस थीटा, 1/कोस। यानी कोस की वैल्यूज को 1 के बट्टा में ले जाओ, किसकी वैल्यू जाएगी, सेक की वैल्यू आएगी। तो 1 को 1 के बट्टा में ले गए, 1/1 1 होता है। √3/2 को 1 के बट्टा में ले जाना, 1 के बट्टा में लेके जाने का मतलब उसको उल्टा करना होता है। क्या करना था, उसको उल्टा करना होता है। तो √3/2 का उल्टा 2/√3, 1/√2 का उल्टा √2, 1/2 का उल्टा 2/1 यानी 2। बस बात यही ध्यान रखनी है, 0 का उल्टा 0 नहीं होता, 0 का उल्टा हमेशा क्या होता है, अनंत होता है। यानी 0 को 1 के बट्टा में लेके आओगे 1/0 बनेगा, और 1/0 आप जानते हो अनंत होता है। अब सेक के जो मान है उनको पीछे से लिखना स्टार्ट कर दो, किसके मान आ गए, कोसेक के मान। बताओ सारणी इजी है कि हार्ड है, हाँ बताओ सारणी इजी है या हार्ड है। अगर ये सारणी आपको समझ आ गई, और ये इतनी सी थ्योरी जो मैंने अभी करवाई थी ये वाली, अगर इतनी सी बात है और ये सारणी अगर आपको कंप्लीट आ गई तो ऑलमोस्ट जो आगे 8वीं प्रश्नावली है वो कंप्लीट हो गई है। ऑलमोस्ट 8वीं प्रश्नावली कंप्लीट हो गई है, कुछ खास नहीं बचा। केवल क्वेश्चन हम करेंगे, वो भी एज ए प्रैक्टिस। मैं क्वेश्चन लिखूंगा, उससे पहले आप हल कर लोगे। बस आपको ये सारणी आनी चाहिए। सारणी की आप बार बार प्रैक्टिस करना, अच्छे से प्रैक्टिस करना। मैं एक बार फिर बता देता हूँ कि हमने इस वीडियो में क्या देखा था।
त्रिकोणमिति अनुपात जो होते हैं वो क्या होते हैं, त्रिभुज की भुजाओं और कोण के बीच के संबंध जो होते हैं उन्हें त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। फिर हमने एक समकोण त्रिभुज बनाया था, 90 के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण कहलाती है और दिए गए थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, बची हुई भुजा आधार कहलाती है। ठीक है, इतना करने के बाद मैंने कुछ त्रिकोणमिति अनुपात लिखे थे, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक, आपको इसी क्रम में याद करनी है। फिर हमने एक फॉर्मूला लिया था लाल बटे कक्का, तो एल बटा के, ए बटा के, एल बटा ए, और फिर ए बटा एल, के बटा ए और के बटा एल। इतना लिखने के पश्चात आपको मैंने ये बताया था साइन कोसेक का उल्टा, कोसेक साइन का उल्टा, कोस और सेक आपस में एक दूसरे के उल्टे होते हैं, टेन और कोट। ठीक है, इतना करने के पश्चात हमने बनाई थी सारणी, ये थी आपकी त्रिकोणमिति सारणी। अब आपसे कोई पूछ ले कि सेक 45 का मान बताओ, तो इधर से आपको सेक देखना है और इधर से आपको 45 देखना है। सेक 45 का मान कितना है, √2। कोई पूछ ले टेन 90 का मान, तो टेन ये रहा और 90 अनंत होता है। टेन 90 का मान कितना होता है, अनंत होता है। अगर आप इसे पूछ ले कि कोसेक 30 का मान हो, तो कोसेक ये रहा और 30 ये रहा, कोसेक 30 का मान होता है 2। ठीक है ना, आपसे पूछ ले कोस 60 का मान बताओ, तो कोस ये रहा और 60 1/2, कोस 60 का मान कितना होता है 1/2। तो ये सारणी आपको अच्छे से बनानी आनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको याद होनी चाहिए, अभी आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको ये सारणी बनानी अच्छे से आनी चाहिए। तो इसी के साथ ये वीडियो टिप्स यहीं समाप्त हो रही है। अगले वीडियो में हम इसके क्वेश्चंस करेंगे 8.1 8.2 इनके क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को अच्छे से देखना और अगला वीडियो आपको बहुत ही जल्द मिल जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।